मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं के बारे में बताऊंगा, चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम पहली समस्या लेते हैं, यूरोप में शांति निर्माण की समस्या। युद्ध समाप्ति के लगभग 1.5 वर्ष बाद तक भी शांति संधियों के प्रारूप तैयार नहीं हो सके। 10 फरवरी 1947 तक केवल इटली, रोमानिया, हंगरी और फिनलैंड के साथ शांति संधियाँ संपन्न हो पाई। ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि जुलाई 1955 में कार्यान्वित हो पाई। सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। दोनों में प्रभुत्व विस्तार की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो चुकी थी। शांति स्थापना के लिए विदेश मंत्रियों की जो परिषद बनाई गई थी, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेने का निश्चय किया गया था। उसका बड़ा दुर्भाग्य रहा, क्योंकि इसके द्वारा दोनों ही गुटों को एक दूसरे के कार्यों पर वीटो प्राप्त हो गया, जिससे वे किसी भी निर्णय को रोकने की स्थिति में आ गए। दूसरी समस्या, जर्मनी की समस्या और शांति वार्ताएं। पोट्सडाम समझौते जुलाई अगस्त 1945 के अनुसार मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को 4 भागों में बांट लिया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस ने अपना शासन स्थापित किया। बर्लिन में चारों राष्ट्रों ने एक मिला-जुला शासन स्थापित किया और एक मित्र राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। परंतु प्रारंभ से ही स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार के सहयोग की आशा धूमिल है। 10 मार्च 1947 से प्रारंभ होने वाली मॉस्को विदेश मंत्री परिषद की बैठक में 40 दिन चले लंबे वाद विवाद के बाद भी संधि का सर्वमान्य प्रारूप तैयार नहीं हो सका। जर्मनी के प्रश्न पर पश्चिमी देशों और सोवियत संघ के बीच अनेक मतभेद उभरकर सामने आए, जिसमें जर्मनी के साथ संधि करना संभव नहीं हो सका। तो मित्र राष्ट्रों ने अपने क्षेत्रों को मिलाना शुरू कर दिया। 21 सितंबर 1949 को पश्चिमी जर्मनी में एक संघीय गणराज्य की स्थापना हुई। पूर्वी क्षेत्र में सोवियत संघ ने 7 अक्टूबर 1949 को जर्मन डेमोक्रेटिक गणराज्य की स्थापना की। इस प्रकार दो जर्मनी अस्तित्व में आए और जर्मनी के एकीकरण की समस्या शीत युद्ध की राजनीति को भेंट चढ़ गई, उलझ गई। तीसरा, ऑस्ट्रिया से संधि। पश्चिमी राष्ट्र ऑस्ट्रिया में नाजी शक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे, जबकि सोवियत संघ नाजीवाद को पुनः पनपने नहीं देना चाहता था। अतः अमेरिका द्वारा प्रस्तुत शांति शर्तों को वह अपने अनुकूल नहीं समझता था। पेरिस विदेश मंत्री परिषद में अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रिया की शांति संधि का प्रश्न उठाने पर सोवियत संघ ने उसे वीटो कर दिया और अंत में 1955 में शांति संधि हुई, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया ने स्वीकार किया कि वह जर्मनी के साथ राजनीतिक या आर्थिक संघ का निर्माण नहीं करेगा। बर्लिन संकट। 1945 के पोट्सडाम समझौते के अनुसार बर्लिन नगर सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका के नियंत्रण में बांट दिया गया
पश्चिमी बर्लिन पश्चिमी देशों के नियंत्रण में एवं पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गया। जर्मनी में आर्थिक सुधार के लिए पश्चिमी शक्तियों ने मुद्रा संशोधन का एक प्रस्ताव रखा, जिसे सोवियत संघ ने लागू करने से इनकार कर दिया। पश्चिमी राष्ट्रों ने विवश होकर एक नया डी-मार्क चालू कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर 24 जून 1948 को सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के खिलाफ सुरक्षा परिषद में शिकायत की और बर्लिन के घेरे को विश्व शांति के लिए खतरा निरूपित किया। अंत में 14 मई 1949 को बर्लिन समस्या पर दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया। अगली समस्या, यूरोप में आर्थिक पुनरुद्धार के प्रयत्न। द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से निर्बल बना दिया। उसे सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति के साथ ही पश्चिमी दिशा में अमेरिका का उत्कर्ष व्यथित करने लगा। इन दोनों ताकतों के बीच में पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के लिए आत्मरक्षा और उन्नति का उपाय यूरोपियन एकता को सुदृढ़ करना तथा इसके लिए विविध आर्थिक और राजनीतिक संगठन बनाना था। अमेरिका भी सोवियत संघ के विरुद्ध ऐसे संगठनों को आत्मसुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था। 1946 में चर्चिल ने यूरोप की एकता का आंदोलन चलाया। इसी आधार पर ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना लागू की गई। मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका ने 4 वर्ष की अवधि 1948 से 52 के लिए पश्चिमी यूरोप के 16 देशों में $11 मिलियन की सहायता दी गई। इससे यूरोप साम्यवाद की चपेट में आने से तो बच गया, लेकिन यूरोप पर अमेरिका का प्रभुत्व अवश्य स्थापित हो गया। इसके साथ ही कई अन्य संगठन भी अस्तित्व में आए, जैसे बेनिलक्स 1944 में, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1961, यूरोपियन कोयला तथा इस्पात संघ 1952, यूरोपियन आणविक शक्ति समुदाय 1958, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ 1960, यूरोपीय साझा बाजार 1952। इनका उद्देश्य यूरोपियन व्यापार को सुविधाजनक बनाना, चुंगी व्यवस्था को समाप्त करना और अन्य यूरोपियन और अंततः यूरोपियन वित्त व्यवस्था का निर्माण करना था। अगला, पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा। शीत युद्ध के आतंक ने पश्चिमी यूरोप के देशों को एकीकृत सुरक्षात्मक प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस कराई, जिससे सैन्य संधियों का जाल बिछ गया। यूरोप की सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से डंकर्क संधि 1947, ब्रुसेल्स संधि जिसे पश्चिमी यूरोपीय संघ कहते हैं, नाटो 1949 तथा यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय 1952 जैसे संगठन अस्तित्व में बनाए गए। नेक्स्ट, पूर्वी यूरोप का सैन्य एवं आर्थिक एकीकरण। पश्चिमी यूरोप का राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक एकीकरण अमेरिका के नेतृत्व में होने के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्वी यूरोप के देशों पर सोवियत संघ ने अपना नियंत्रण और भी अधिक कठोर बना दिया। पूर्वी यूरोप के प्रमुख देश पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया तथा अल्बानिया में साम्यवादी शासन की स्थापना में सोवियत संघ ने उल्लेखनीय सहायता की। पश्चिमी यूरोप के लिए निर्मित नाटो संगठन का उत्तर सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट बनाकर दिया। वार्सा पैक्ट नाटो के विरुद्ध साम्यवादी देशों का सैन्य संगठन था। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। और आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। एक बार पुनः धन्यवाद।